नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है उत्तम आयसा रडार को लेकर। LCA-AF MK2 परियोजना के निदेशक ने कहा कि आयसा FCR का नया संस्करण विकसित हो चुका है, जिसे एरो इंडिया में TR मॉड्यूल के रूप में प्रदर्शित किया गया था। LRDA के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक FCR के निर्माता अब उत्तम MK2 के 3 सेटों का निर्माण शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिन्हें बाद में LCA-AF MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा और जो कि 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। LCA-AF MK2 के लिए विकसित उत्तम आयसा FCR एक बेहतरीन विकल्प माना गया है, जो कि ऑलरेडी मौजूद मैकेनिकली स्कैंड स्लॉटेड एंटीना जुक ME फायर कंट्रोल रडार यानी कि FCR से 65 अपग्रेडेड MiG-29 UPG फ्लीट से ऑलरेडी बदला जा चुका है। वहीं दूसरी ओर रशिया ने अपने फेजिट्रोन NIIR जुक AME आयसा FCR को भारतीय वायुसेना के सामने पेश किया था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किए गए उत्तम आयसा रडार को ही चुना। अब उसे सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए उसके एक नए संस्करण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। HAL और LRDA ने पहले ही तय किया है कि तेजस MK1 को कम से कम उसका आधा भाग आयसा FCR से लैस किया जाएगा, जिसमें 780 TR मॉड्यूल और थोड़ा छोटा एंटीना है। उत्तम आयसा FCR को 2 तेजस लड़ाकू विमानों LSP-2 और LSP-3 पर भी स्थापित किया गया है, जिन्होंने 30 घंटे से अधिक समय तक परीक्षण भी किया। सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए जो अध्ययन किया गया था, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया, उसके बाद ही भारतीय वायुसेना ने इसे स्वीकार किया और इस परियोजना को मंजूरी दे दी। इसमें एक नए एंटीना का आकार बढ़ा हुआ दिखेगा, जो सुखोई विमान की नोज लिमिटेशन के अनुकूल है। उत्तम आयसा FCR में मॉड्यूल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, जो इसे जबरदस्त विकास की क्षमता प्रदान करते हैं, ताकि इसे अलग अलग लड़ाकू जेटों के प्रकारों की आवश्यकताओं के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सके। ये स्वदेशी रडार बहुत ही सस्ता है और आसानी से स्वदेशी रूप से विकसित वायु से हवा और सतह से लेकर हथियार प्रणालियों को इंटीग्रेटेड इसमें किया जा सकता है। यानी कि उत्तम आयसा रडार को अब भारत सुखोई 30 MKI के बाद अन्य रशियन फाइटर जेट में भी लगाएगा। अगली अपडेट AMCA को लेकर आ रही है। भारत सरकार अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम को अंतिम रूप देने जा रही है। हाल ही में एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 240 स्टेल्थ फाइटर्स, जिनकी करीबन 6 स्क्वाड्रन्स होगी, उनकी परिकल्पना की गई है, जिसमें स्टेल्थ विमानों के साथ भविष्य के हवाई युद्ध का महत्वपूर्ण तत्व भी है। AMCA को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले 2 स्क्वाड्रन AMCA के MK1 संस्करण से मिलकर बने होंगे। बाकी के 4 स्क्वाड्रनों को 6ठी पीढ़ी की तकनीक के साथ अधिक उन्नत MK2 संस्करण के साथ उठाया जाएगा। साथ ही अधिकारी ने बताया कि 6ठी पीढ़ी की तकनीक विश्व स्तर पर वर्तमान में किसी लड़ाकू जेट की तुलना में अधिक उन्नत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 7 से 8 सालों में स्टेल्थ विमानों को उत्पादन में लाया जा सकेगा। MK1 स्टेल्थ फाइटर को अमेरिकी GE 414 इंजन के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें MK2 संस्करण में आयातित पावर प्लांट को बदलने की संभावना स्वदेशी इंजनों के साथ होगी। AMCA DRDO के ये फोकस में है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की मजबूती की परियोजना का समर्थन कर रहा है। इसके लिए भारत सरकार करीबन 15,000 करोड़ रुपए इस साल के मध्य तक इसके डिजाइन, विकास और पहले प्रोटोटाइप के लिए दे सकती है। यानी कि AMCA प्रोग्राम को लेकर भारत सरकार काफी एक्टिव है और इसके लगातार फंड दिए जा रहे हैं, ताकि भारत का 5वीं पीढ़ी का विमान जल्द से जल्द सामने आ सके। यही नहीं, इस विमान को 6th जनरेशन के हिसाब से भी तैयार किया जा रहा है, जो कि भविष्य की लड़ाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि एक बड़ी खबर कि AMCA प्रोग्राम के लिए जल्द ही 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो MRSAM को लेकर आ रही है। भारतीय सेना की पहली ट्राई सर्विस मिसाइल, जो कि नौसेना के युद्धपोतों, वायुसेना के ठिकानों और हवाई हमलों से सेना के लड़ाकू यूनिट्स की रक्षा करेंगी, उसके पहले कंपोनेंट के रोल आउट का पूर्ण पैमाने पर यानी कि फुल स्केल उत्पादन के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ DRDO की साझेदारी के द्वारा सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए MRSAM का पहला बैच विकसित किया गया है। आपको बता दें कि हैदराबाद में जॉइंट वेंचर के द्वारा कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा निर्मित MRSAM कंपोनेंट के पहले बैच को वितरित किया गया था। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2019 को KRAS को 1000 मिसाइलों के मिड सेक्शन के निर्माण के लिए $100 मिलियन का ठेका दिया गया था। इन्हीं रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा युद्ध के लिए तैयार मिसाइल प्रणालियों में बनाए गए MRSAM कंपोनेंटों के साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के पास 51% ज्वाइंट वेंचर है, जबकि राफेल एडवांस सिस्टम के पास 39% की हिस्सेदारी है। MRSAM एक लेथल सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे भारतीय युद्धपोतों के अंडर डेक कैनिस्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये ऑन बोर्ड MF स्टार रडार के द्वारा निर्देशित की गई है।
जो कि आने एंटी एंटीशिप मिसाइलों को 70 किलोमीटर की दूरी पर ही खत्म कर सकती है। इस मिसाइल के शिप संस्करण को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM कहा जाता है। सेना और वायुसेना के संस्करण जिन्हें MRSAM कहा जाता है, इन्हें मोबिलिटी के लिए ट्रकों पर रखा जाता है। वे मुख्य रूप से दुश्मन के लड़ाकू विमानों के खिलाफ पहरा देती हैं। इन्हें मिसाइल बैटरी पर तैनात किया जाता है। MRSAM में भारतीय सेना काफी विश्वास करती है। आपको बता दें कि KRAS अगले 3 से 4 वर्षों में 1000 से अधिक MRSAM उत्पादन किट वितरित करेगा और यही नहीं, अगर निर्यात के आदेश में मिलते हैं तो इनकी संख्या बढ़ सकती है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के ब्रिगेडियर ने कहा कि हमें विश्वास है कि KRAS न केवल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उत्पादों का निर्माण करेगा बल्कि भारत से निर्यात के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को टिकर करने में भी मदद करेगा। मिसाइल किट के अलावा हम रखरखाव और मरम्मत कार्यों में भी अपना समर्थन का विस्तार करेंगे। रक्षा मंत्रालय की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि PAC ने कहा है कि उसने इजराइल की फर्म BVR सिस्टम की खरीद के लिए अनुबंध में TOT सेक्शन को शामिल नहीं किया है और इन प्रणालियों को सीमित मात्रा में खरीदा गया था। ACMI सिस्टम लड़ाकू विमानों की एंटायर कॉम्बैट सॉर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक रिप्ले प्रदान करता है, जो कि लड़ाकू पायलटों की लड़ाई और उनके ऑपरेशनल कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। मंत्रालय ने कहा कि ACMI पॉड्स और संबंधित ग्राउंड स्टेशनों की खरीद केवल सीमित मात्रा के लिए की गई थी, इसलिए खरीद करते समय हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की परिकल्पना नहीं की थी। 2007-2013 के बीच मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए BVR सिस्टम के लिए लगभग 100 ACMI पॉड्स और ग्राउंड स्टेशन खरीदे थे। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट फ्रांस और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तानी वायुसेना के 36 रिटायर मिराज 5 जेट्स को हासिल करने की योजना है, जो कि मिस्र की वायुसेना के द्वारा रिटायर किए गए थे और इन्हें बाद में अपडेट किया गया था ताकि इसे पाकिस्तान के एयरफोर्स में फिर से शामिल किया जा सके, क्योंकि आपको बता दें कि डैसॉल्ट ने ऑलरेडी पाकिस्तान के पास पड़े मिराज को अपग्रेडेशन करने के लिए मना कर दिया था। फ्रेंच रक्षा मंत्रालय से सीधे आदेश पर पेरिस और इस्लामाबाद के बीच संबंध इस वक्त खट्टे चल रहे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में इंटरसेप्टर और हमले की भूमिकाओं के लिए 90 मिराज 3 और 90 मिराज V विमान शामिल है। पाकिस्तानी वायुसेना पिछले 50 सालों से मिराज कॉम्बैट जेट्स का संचालन कर रही है और उनके रिटायर होने की कोई योजना नहीं है। पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17 को शामिल करने के बावजूद मिराज बेड़े को बेहतर हथियार वहन क्षमता की साथ उस पर ज्यादा भरोसा करती है। हालांकि फ्रांस की मीडिया ने बताया कि मिस्र ने 36 मिराज V बेड़े को पाकिस्तान को बेचने के लिए मना कर दिया है। यही नहीं, इसके अलावा डैसॉल्ट को पाकिस्तानी एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स कामरा के साथ भी सहयोग न करने का उन्होंने फैसला लिया है, जो कि इस मिराज को रिबिल्ड करती है। यही नहीं, डैसॉल्ट ने पाकिस्तान के मिराज बेड़ों के लिए रिफर्बिश्ड पुर्जों और कंपोनेंट्स को भेजना भी बंद कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान को यहाँ पर एक और झटका लगा है कि वो जो 36 रिटायर्ड मिराज 5 को खरीद रहा था मिस्र से, उसके लिए भी अब मना कर दिया है और इसके अलावा फ्रांस किसी भी तरीके का सहयोग पाकिस्तान को नहीं देना चाहता। दो सबसे लंबे समय तक काम करने वाले तोपखाने हथियार प्रणाली 133 mm M46 कैटापल्ट, सेल्फ प्रोपेल्ड गन और 160 mm की टेम्पिला मोटार्स उनको नष्ट कर दिया है। ये प्रणाली काफी लंबे समय से भारत की आर्टिलरी का हिस्सा रही। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इन्हें डिकमीशन कर दिया गया। यही नहीं, भारत अब K9 वज 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर, धनुष 155 टॉड आर्टिलरी गन और US मेड M777 155 mm अल्ट्रा लाइट हवित्जर को पुराने हथियारों के साथ बदल रहा है और अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसरो अपने आदित्य L1 मिशन को शुरू कर रहा है, जिससे कि वैज्ञानिक सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 यानी कि लार्ज गेनिंग पॉइंट के लिए भेजा जाएगा, जहां पर उपग्रह पर दोनों पिंडों का गुरुत्व खिंचाव उपग्रह में कक्षा में रखने के लिए आवश्यक सेंट्रीपेटल बल के बराबर है। ये पॉइंट अंतरिक्ष में पार्किंग स्पॉट की तरह है, जहां एक सैटेलाइट बहुत अधिक ईंधन जलाए बिना उसका ऑब्जर्वेशन कर सकता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का ये पॉइंट सौर सतह के निर्बाध दृश्य की अनुमति देता है। ये मिशन 6 साइंटिफिक पेलोड को ले जाएगा, जो सूर्य की सतह का अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये मिशन अब लॉन्च के लिए तैयार है। अगली अपडेट क्वाड को लेकर आ रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों के बीच गहरे संबंधों के बाद अब ये समूह अंतरिक्ष संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जेट प्रपल्सन लैबोरेटरी के लिए एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार भेजा है। नासा के अनुसार निसार ऐसा पहला उपग्रह मिशन होगा जो 2 विभिन्न रडार फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेगा। इस मिशन को 2022 में इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए जाने का प्रोग्राम है। वहीं 11 मार्च को इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने पृथ्वी निगरानी
चंद्रमा संबंधी अभियानों और उपग्रह दिशा निर्देशन के लिए इसरो और जाक्सा 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अन्वेषण का कार्य करेंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।